स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी आपके साथ। जी, हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन के इनिशियल स्टेप्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। हम आइटम जनरेशन करते हैं, आइटम जनरेशन किस मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। हम इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू आइटम्स जनरेट करते हैं। फिर हम एक्सपर्ट वैलिडेशन करवाते हैं, स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ट्राई आउट फेस करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं टेस्ट को, जिसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। जी, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन तक हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हम इस टेस्ट को, जिसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है, जिसको हमने रिलायबल और वैलिड टेस्ट के तौर पे जो हमारा टेस्ट साबित हो चुका है, इस टेस्ट को अब आप पब्लिकली जो है वो ऑफर कर सकते हैं फॉर यूज़। आप इसको क्लिनिकल पर्पसेस के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए आप इसको पब्लिश करवाएं। एक आर्टिकल के तौर पे आप किसी जर्नल में, रिकग्नाइज जर्नल में पब्लिश करवाएं। उसके बाद ये आपका टेस्ट जो है ये यूजेबल है। कोई भी रिसर्चर इस टेस्ट को आपकी परमिशन के साथ यूज़ कर सकता है। ये एक रिलायबल और वैलिड टेस्ट है। अगर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप टेस्ट को कमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, आप कमर्शियल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आपको नॉर्म्स जो है वो मस्ट हैं, वो आप लाजमी तौर पे कलेक्ट करेंगे और उसकी मैनुअल राइटअप जो है वो फिर नेसेसरी पार्ट गिना जाएगा। नॉर्म्स जब आप लेते हैं तो हम ने स्टार्ट में जब हम नॉर्म्स को पढ़ रहे थे और नॉर्म्स के टाइप्स हमने पढ़ी थी, एज नॉर्म्स पढ़े थे, ग्रेड नॉर्म्स पढ़े थे, परसेंटाइल नॉर्म्स पढ़े थे। हमने जो इसकी एक्सप्लेन किया इसको, इसकी सारी टाइप्स को इन डिटेल, और कैसे कैसे करते हैं उनका सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। तो हमने उसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हम जो नॉर्म्स कलेक्ट करते हैं वो एक लार्ज पॉपुलेशन हमारे सामने होती है। हम अगर कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे, हम कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे, हम कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं डॉक्टर्स पे, हम कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं इंजीनियर्स पे, तो अब अगर वो पाकिस्तान में टेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप कम से कम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आप उसमें शामिल करेंगे, ताकि वो टेस्ट कम से कम एक पाकिस्तान के लेवल पे आप ये कह सकें कि ये यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हुआ टेस्ट है और इसके नॉर्म्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं किसी एक स्टेट पे, किसी एक कंट्री में। तो वो आपका टेस्ट जो है उसके नॉर्म्स इस लेवल पे कलेक्ट किए जाते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा हो कम से कम उस स्टेट को या उस कंट्री को, या अगर उससे बढ़ के वो उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो उससे भी अच्छी बात कंसीडर होती है। लेकिन जब तक हम स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस तक थे, नॉर्म्स की बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आप टेस्ट स्टैंडर्डाइज कर लें, उसको कमर्शियली अगर आपने यूज़ नहीं भी करना तो वो रिलायबल वैलिड टेस्ट कंसीडर हो जाएगा। तो उसका जो सैंपल होता है उसके लिए फिर आपको कंट्री लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी सिटी लेवल पे भी वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। आप जो है वो तहसील लेवल पे भी इवन उसको जो है वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो जिस सैंपल के लिए, जिस पॉपुलेशन पे अगेन उसको यूज़ किया जाना है, वहाँ पे उसकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिसर्चर देखता है वो सही आ रही है, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं, अगर उसकी 2-4 जगहों पे क्रॉस वैलिडेशन कर ली जाती है तो उस टेस्ट को बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। जहाँ जहाँ पे वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हो उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कमर्शियली यूज़ करने के लिए फिर आपको ये चीज़ें ऑथेंटिसिटी के साथ क्लियर करनी पड़ती हैं और वो मैनुअल में आपको फिर मेंशन करना पड़ता है। फिर आपको उसकी रेंजेस जो हैं वो देनी पड़ती हैं नॉर्मेटिव ग्रुप के अकॉर्डिंग, ताकि उसको फिर हर जगह पे उस रेफरेंस से उस रेफरेंस के साथ जो है वो टैली करके चेक किया जा सके। आपने जब नॉर्म्स लेने हैं
तो उसके लिए सबसे पहले आपको पॉपुलेशन टारगेट करना होती है और फिर आपने अप्रोप्रिएट सैंपल उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने बात की कि आप अगर टेस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे डेवलप कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कौन से होंगे ये अब आपको पता होना चाहिए। अब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सारी की सारी साइंसेज वाले, बेसिक साइंसेज वाले, सोशल साइंसेज वाले, आर्ट्स वाले, ये सारे सब्जेक्ट्स वाले होंगे, या उसमें से कोई चंद एक आप जो है वो सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन को आप चूज कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को कह रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी उसमें शामिल करनी है। ये जब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मीन, उसको ऑपरेशनली डिफाइन करते हुए फिर आप बताएंगे। जब आप अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो अब बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन आपके इस स्केल डेवलपमेंट में, टेस्ट कंस्ट्रक्शन में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जो ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने दी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कंसिडर हो रहे हैं। तो अब वो आपके लिए उस डेफिनेशन के अंदर आएंगे, उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स उस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो हम पॉपुलेशन सबसे पहले जो है वो डिफाइन करते हैं, बताते हैं। एक टेस्ट जो है वो अगर सपोज आपने बहुत पढ़े लिखे लोगों पे आपने जो है वो स्टैंडर्डाइज किया है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो और किसी और फील्ड के पढ़े लिखे लोगों के लिए इक्वली वो यूजफुल हो। अगर स्पेशली वो अचीवमेंट टेस्ट हैं तो वो तो जाहिर है आपकी हर फील्ड में उनकी जो है वो एफिकेसी खत्म हो जाएगी दूसरी फील्ड में जाके। और अगर वो पर्सनालिटी टेस्ट हैं, अगर वो आपके जो है वो पावर टेस्ट हैं, आपके जो जितने भी आपकी वो एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी के, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के, जो कि आपके प्रोफेशन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, आपके डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ आपके डिफरेंट एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और एक्शंस आपकी ज़िंदगी में डेवलप हुए होते हैं। तो जब आप वो एक ख़ास पॉपुलेशन में एक टेस्ट को इस तरह से नॉर्म्स उसके इस्टेब्लिश करते हैं, सेट करते हैं, तो वो दूसरी जगह पे दूसरी पॉपुलेशन में उस तरह के रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आपने सबसे पहले वो पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन अपनी जो है वो आप डिफाइन करते हैं। देन उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपने जो है वो चूज करना है। सैंपल चूज कितना करना है और कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जब नॉर्म्स का चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा था, सारे नॉर्म्स हमने टाइप्स भी डिस्कस की थी, तो हमने इसका एक मेथड वहाँ पे भी डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो कि हम अगर मुल्क अपने कंट्री में ये नॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, सपोज पाकिस्तान में, तो हम नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, हम या तो एक ही सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे या हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे। हम नॉर्मली हमें मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही टेक्निक जो है वो इतने बड़े लेवल पे समटाइम्स वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, या हम क्लस्टर सैम्पलिंग कर लेते हैं। अगर आप ये कहें कि आप सारे मुल्क के डॉक्टर्स के नॉर्म्स लेना चाह रहे हैं, या सारे मुल्क के कॉलेज स्टूडेंट्स के नॉर्म्स या स्कूल स्टूडेंट्स के नॉर्म्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, तो हम इनकी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, तो दैट वुड बी एंटायरली इम्पॉसिबल। आप ये सोच ही नहीं सकते कि सारे मुल्क के स्टूडेंट्स की आप रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक जिसमें आप जो है वो लॉटरी मेथड है सिंपल, आप किस तरह से उन सब की जो है वो लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपके पास सबसे पहले सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। वो सैम्पलिंग फ्रेम पूरे मुल्क के स्कूल स्टूडेंट्स का आप किस तरह से कंपाइल करेंगे। आप ज़ाहिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से लिस्ट लेंगे ना, अगर स्कूल चिल्ड्रन पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आप हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील से जो इंफॉर्मेशन आपको जिस ऑफिस से मिल सकती है, या एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से कम से कम पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर आपको मिल रही है, तो वो आप लिस्ट लेके सारे सिटीज से, सारे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे पाकिस्तान के, उनका आपने कंपाइल करना है। अब कंपाइल कैसे करना है कि वो सारे के सारे कंटिन्यूस लिस्ट बन जाए। एक लिस्ट में आपके पास 50 लोग हैं, दूसरी में 50 हैं, तीसरी में 50 हैं, तो अब सब तीनों में उनकी जो नंबरिंग हुई होगी वो नंबर 1 to 50 हुई होगी।
नंबर 1 to 50 तीनों में जब आपने उसको सैम्पलिंग फ्रेम की शक्ल देनी है तो अब वो नंबर 1 to 50 एंड 51 to 100 एंड 101 to 150 तक यानी 150 तक उनका नंबर जाना चाहिए, क्योंकि आपने जब लॉटरी मेथड सारे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है तो उसमें 140 नंबर भी आ सकता है, 130 भी आ सकता है, रिपीट होके तो 50 तक ही नहीं बार बार आई जाएंगे। तो अब आप सारे मुल्क की ये लिस्ट अगर इकट्ठी करते हैं और उनको इस तरह से कंपाइल करते हैं और उनमें से फिर आप रैंडमली आप उनकी जो है वो सिलेक्शन करते हैं। एक तो ये कि आप वो लिस्ट को किस तरह से कंपाइल करेंगे, टू डिफिकल्ट। फिर आप उन लिस्ट को के हवाले से अगर आप जो है वो रैंडम नंबर टेबल के थ्रू भी उसमें से अगर आप लॉटरी मेथड को फिजिबल नहीं समझते, रैंडम नंबर टेबल के थ्रू या किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप जो है वो सैंपल ड्रॉ कर भी लेते हैं, किसी तरह से उसमें कामयाब हो भी जाते हैं, तो ये श्योरिटी नहीं होगी कि जो रैंडमली आपके पास सैंपल आया है, जो आपने नंबर्स जो आपको मिले हैं, जो स्टूडेंट्स मिले हैं, जब आप इन ग्राउंड ऑन ग्राउंड जाएंगे, स्कूल्स में पहुंचेंगे, तो क्या वो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लिस्ट में आ रहे होते हैं, किसी स्कूल में शो हो रहे होते हैं, बाद में वो किसी और स्कूल में चले गए होते हैं, लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं हुई होती, बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो क्या हमें वो डाटा जो हमने रैंडमली चूज किया है क्या वो हमें मिलेगा? अगर वो नहीं मिलेगा तो अगेन हमें फिर एक नए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो हम इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर लें या क्लस्टर सैम्पलिंग को जो है उसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझा जाता है। मल्टी स्टेज में आप जो है वो पूरे मुल्क से जो है वो कोटा सैम्पलिंग पहले कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं, और आप उसको सेगमेंट्स में जो है वो तकसीम करते करते पहले आपने उसको, अगर हम 5 सूबों की बात करें, अपने प्रोविंसेस के लेवल पे पहले हमने देखा, उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हमने तहसील लेवल पे, सिटी और सदर की जो हमारी डिवीजन है उस लेवल पे, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचे कि कितने कितने कॉलेज जो हैं वो आपके पास जो है वो हर सिटी में या जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहाँ पे आ रहे हैं, और हर कॉलेज में से आपने कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, फिर आपने उसमें जो है वो किस तरह से रिवीजन करनी है, आपने हर फैकल्टी में से, अगर डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट में से कितने लेने हैं, और डिपार्टमेंट में फिर जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन प्रोग्राम्स में से कितने कितने लेने हैं, उनके अगर सेमेस्टर्स हैं तो हर सेमेस्टर में से कितने लेने हैं। तो ये आपकी जो चेन बनेगी वो पूरे कंट्री लेवल से लेके एक क्लास तक, वो चेन जो है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। वो आप कहीं पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, किसी स्टेज पे आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम कर सकते हैं, किसी स्टेज पे आप जो है वो कोटा कर सकते हैं, किसी स्टेज पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आपकी, हम मल्टी स्टेज पे होता तो यही है कि हम जो है वो प्रोबेबिलिटी सारी टेक्निक्स उसमें इंक्लूड करें, लेकिन अगर उसमें हमें नॉन प्रोबेबिलिटी भी यूज़ करनी पड़ती है, अगर वो उसके बगैर गुजारा नहीं है, हमारे पास जस्टिफिकेशन मौजूद है, तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी कोई टेक्निक उसमें ऐड की जा सकती है विद जस्टिफिकेशन। ये नॉर्म्स हम फिर सैंपल लेके उसके बाद नॉर्म्स जो है वो किस तरह से कौन कौन से इस्टेब्लिश करते हैं वो हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं। एज नॉर्म्स हमने पढ़े थे, ग्रेड नॉर्म्स पढ़े थे, परसेंटाइल नॉर्म्स पढ़े थे, वो हम इस्टेब्लिश करते हैं, उनका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया हुआ है, और उनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे होती है, कहाँ पे परसेंटाइल नॉर्म्स चाहिए, कहाँ पे हमें जो है वो एज नॉर्म्स चाहिए, कहाँ पे ग्रेड नॉर्म्स चाहिए। हम वो सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस कर ली थी जब हम स्टार्ट में, मेरा ख्याल सेकंड चैप्टर के एंड पे हमने नॉर्म्स का चैप्टर कवर किया था। इस पे मुझे कोई बताएगा आपके जहन में कुछ है अभी तक? ये चूँकि हमने इसकी डिटेल काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, आपके हिसाब से काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, अभी तक याद भी है आप लोगों को? फजल, अवैस, जी अवैस। सर कुछ एथिकल नॉर्म्स भी होती हैं जिनको ड्यूरिंग टाइम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है।
कायनात आपकी आवाज़ कट कट के आई है। आप कोई एथिकल कंसिडरेशंस की बात कर रहे हो? दोबारा बोलिएगा। सर मैंने बोला है कि कुछ एथिकल नॉर्म्स, सर कुछ एथिकल नॉर्म्स भी होते हैं, जब हम कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो उनको फॉलो करना बहुत मस्ट होता है। जी, हमारे एथिकल बाउंड्रीज होती हैं, हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। एथिकल इश्यूज आप रिसर्च में भी पढ़ते हैं, टेस्टिंग में भी हमने जब वो स्टार्ट में उन पे बात की थी, वो नॉर्म्स नहीं होते, वो एथिक्स होते हैं। स्टडीज़ के, रिसर्च के एथिक्स होते हैं, हमारी थेरेपी के एथिक्स होते हैं, हमारी क्लिनिकल सेटअप के एथिक्स होते हैं। वो एथिकल नॉर्म्स नहीं होते, एथिक्स होते हैं। सर फिर ये दोनों सेपरेट होंगे, एथिक्स और नॉर्म्स और एथिक्स आपकी जो आप काम कर रहे होते हैं एज ए क्लिनिशियन, एज ए रिसर्चर, जब आप काम कर रहे हैं तो आपने कुछ मॉरल वैल्यूज़ को अंडर कंसिडरेशन रखना है। आपने कुछ मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। वो मॉरल वैल्यूज़ जो है वो तरतीब दी गई हैं, वो बताई गई हैं। हमारे लिए एपीए की तरफ से वो डिवाइस की गई हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। रिसर्च के नॉर्म्स, रिसर्च के एथिक्स हमें दिए हैं, थेरेपी के एथिक्स दिए हैं। आपका सेटअप कैसा होगा, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें किस तरह से मेंटेन करनी है, आपने जो है वो राइट टू प्राइवेसी अपने पार्टी, अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं आपके या क्लाइंट्स हैं, उनको किस तरह से देना है, आपने उनको हार्म से किस तरह से बचाना है हर किस्म के। फिर आपने उनको डिसीव नहीं करना, और अगर डिसेप्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आपने डीब्रीफ करना है, आपने रेपरेशन ऑफ हार्म करनी है, आपने जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन लेते हुए आपने उनको जो है वो डिसेंसिटाइज भी करना है अगर उनको किसी किस्म की कोई इशू या प्रॉब्लम या परेशानी हुई है। ये सारी बातें जो उन्होंने, और इससे बढ़ के भी एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप खुद से समझते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और ये काम लाजमी करना चाहिए, तो वो भी उन एथिक्स में शामिल होगा। ये सारे आपके एथिक्स हैं, आपकी मोरालिटी है, आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आपने वहाँ पे शो करवानी है। नॉर्म्स हम जो पढ़ रहे हैं, हमने ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी जो टाइप्स पढ़ी थी, वो अपने अफसर में आपसे पूछ रहा था कि जी आपके ज़हन में वो कुछ है? हमने एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स और परसेंटाइल नॉर्म्स इतनी डिटेल में पढ़े थे। तो अगर यस आप सर। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहे हो कि नॉर्म्स और एथिक्स में क्या फ़र्क है, तो इसका मतलब आपको जी सर, नॉर्म्स वो बिल्कुल फिर ही नहीं एज से समझ आएगी। रिलेटेड होते हैं कि अगर कोई टेस्ट, एट क्लास के ग्रेड का है तो हम वो उसी क्लास के स्टूडेंट से उस एज के अकॉर्डिंगली उससे करवाएंगे, उस पर ही एडमिनिस्टर करेंगे। एज नॉर्म्स में ये था। जी बिल्कुल ठीक है। ये कंफ्यूजन ये कहाँ से आई कि एथिक्स और नॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है? मुझे तो असल में ये हैरानी हुई। हो रही थी जी सर, जब आप बता रहे थे ना नॉर्म्स के बारे में, तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि यानी कि हम लोग एथिक्स को भी तो यानी कि अप्लाई ही करते हैं, तो फिर वो नॉर्म्स का हिस्सा नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। जी, अप्लाई तो हम फेयरनेस क्रीम को भी करते हैं, कोल्ड क्रीम भी अप्लाई की जाती है चेहरे पे, हाथों पे। हर अप्लाई की जाने वाली चीज़ जो है वो नॉर्म्स तो नहीं बन जाएंगे ना। ओके जी, जुनैरा कुछ बोलने लगी थी, आपने माइक ऑन किया था, आप कुछ पूछने लगे हो? नहीं सर, ये आपने पूछा था ना नॉर्म्स का, इसकी जी कैटेगरीज थी डेवलपमेंटल नॉर्म्स और विद इन ग्रुप नॉर्म्स, फिर उसके बाद एज जी एज बिल्कुल। नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स और परसेंटाइल नॉर्म्स। जी और ग्रेड नॉर्म्स में ये होता है कि एज नॉर्म्स इसने कायनात ने बता दिए। ग्रेड नॉर्म्स में ये होता है कि मतलब एक जो टेस्ट बनाया गया है वो सेम ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 9th क्लास के बच्चों का जो टेस्ट होगा वो 10th क्लास के बच्चों को भी, और फिर वो वेरिएशन आ जाएगी या वो बाइसनेस आ जाएगी, क्योंकि वो 10th क्लास के बच्चे ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। जी।
अच्छा, इसकी डेफिनेशन किसी के जहन में है? हमने बड़ी सिंपल से वर्ड्स में इसको जो है वो डिफाइन किया था, द मोस्ट एक्सेप्ट। जी हाँ जी सर, मोस्ट सर जो एक्सपेक्टेड। हमारा स्टैंडर्ड होता है। जी जोया बोलिए, जी बताइए। सर जो हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया होता है, हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। एक मोर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने सेट कर ली होती है, हमने उसे जी स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हम यस, ये जो जितने टेस्ट होते हैं मोस्ट उस नॉर्म एक्सपेक्टेड है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। द मोस्ट एक्सपेक्टेड टिपिकल बिहेवियर, वो हमने वो जो एक्सपेक्टेशन असल में इस नॉर्म्स के साथ डेवलप कर ली थी हमने। जब वो इस्टेब्लिश किए, वो जो हमारे पास स्कोर्स आ गए, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे वो विद रेफरेंस टू एज थे, ग्रेड थे, या परसेंटाइल नॉर्म्स हमने वो डेवलप किए। तो अब हमारे लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड बिहेवियर, हम ये कहेंगे कि इस एज के बच्चे इस टेस्ट पे ऑलमोस्ट इस तरह का स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नॉर्म्स एक बहुत बड़े लेवल पे हमने जो नॉर्म्स कलेक्ट किए हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट ऐसे ही हुआ करेगा। इस एज के लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, इस क्लास के बच्चे इस तरह से बिहेव करेंगे। तो वो जो हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है, दैट इज नॉर्म्स। अब हम इस, क्योंकि हमने ये रिसर्च की है बाकायदा, हमने ये फाइंडिंग्स हमारे पास एम्पिरिकल फाइंडिंग्स हैं, और उसकी बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो फ्यूचर में जब तक ऐसा होता रहता है, वो हमारा टेस्ट वैलिड होता है। और जब वो नॉर्म्स से जो स्कोर्स हैं हमारे सैंपल के, या जिस पॉपुलेशन में हम काम करते हैं इन फ्यूचर, उसके स्कोर्स उससे डेविएट करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि अब टेस्ट की रिवीजन की जरूरत है, अब इसके नॉर्म्स जो है वो रीडेवलप करने की जरूरत है। उसके बाद जी हम नॉर्म्स डेवलपमेंट के बाद टेस्ट पब्लिकेशन और रिवीजन की बात आती है। तो हम टेस्ट को पब्लिश करवाते हैं। एक पब्लिकेशन तो सिंपली वो थी जब हमने कहा कि हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश करके तो उसको किसी जर्नल में एज एन आर्टिकल जो है वो पब्लिश करवा देते हैं। और उसके बाद अगर कमर्शियली हमने करना है, तो फिर हमने बात की कि हम उसके नॉर्म्स डेवलप करके फिर उसकी मैनुअल राइटअप की पब्लिकेशन की असल में बात होगी। तो हम मैनुअल राइटअप करेंगे। उस मैनुअल में आपने डिफरेंट टेस्ट अभी तक जो डिपार्टमेंट में देखे हैं, मैनुअलाइज्ड, उसमें सारी आपको चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। डिफरेंट ऑथर्स के लिखे हुए मैनुअल्स भी आपको कुछ टेस्ट में मिलेंगे। आपको जो है वो जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं उनके भी जो टेस्ट हमारे MMPI, EPPS, हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट जितने भी हैं, उनके जो ओरिजिनल ऑथर्स के टेस्ट आपके पास मौजूद हैं। तो वो मैनुअल जो लिखा जाता है, राइटअप किया जाता है उस टेस्ट का, उसमें उसका पर्पस, उसकी डायरेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम हर बात पे जो है वो कह रहे होते हैं कि जी आपने इंस्ट्रक्शंस वर्ड टू वर्ड याद करनी है, उस अपने पार्टिसिपेंट्स को वो इंस्ट्रक्शंस देनी है कि टेस्ट को आपने फिल किस तरह से करना है, आपने इसमें करना क्या है। वो जो हम अपने पार्टिसिपेंट या अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो वर्ड टू वर्ड हमने उस मैनुअल में से लेनी होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो वहाँ पे मौजूद होंगी। उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, वो सारी डायरेक्शंस उस मैनुअल में लिखी जाएंगी। स्कोरिंग आपने कैसे करनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। इवन इंटरप्रिटेशन के लिए गाइडलाइंस जो है वो कुछ स्पेसिफाइड मौजूद होती हैं कि जी आपने इस तरह के स्कोर को अल्टीमेटली इस तरह से इंटरप्रेट करना है। और रिपोर्ट राइटिंग में के हवाले से भी उसमें गाइडलाइंस मौजूद हो सकती हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप जब, जैसे आप कोई आर्टिकल के तौर पे अपने टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी जर्नल में, तो वहाँ पे ज़ाहिर आप सिर्फ ये बता देते हैं कि उसकी टेस्ट री-टेस्ट रिलायबिलिटी इतनी थी, और उसकी जो है वो सेपरेट हाफ रिलायबिलिटी इतनी थी, वैलिडिटी कोएफिशिएंट इतना था। लेकिन जब आप मैनुअल राइटअप करते हैं, तो फिर डाटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल में आपने सारे टेबल्स के साथ वो बतानी होती है। और नॉर्मेटिव ग्रुप जो है वो नॉर्म्स के, तो सारे के सारे टेबल्स आपके जो है वो अगर परसेंटाइल नॉर्म्स हैं आपके, वो उसमें जो है वो और स्कोर्स की फॉर्म्स आपने जो है वो डिराइव की हैं, तो वो सारे आपने डिटेल में उस मैनुअल में फिर देने होते हैं। वो डाटा जो आपका है वो मैनुअल में आप फर्स्ट टाइम जो देते हैं, जो फर्स्ट ऑथर होता है, वो जाहिर है उस पर जितना काम किया है उसमें वो सारी डिटेल्स उस मैनुअल में दे देता है। उसके बाद जब वो टेस्ट पब्लिक हो जाता है और उस पर बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं,
बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसके साथ अपना जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस या रिसर्च में उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो नई इंफॉर्मेशन भी आनी शुरू हो जाती है। उसमें कुछ चीज़ें अगर रिवाइज होने वाली हैं तो उस हवाले से भी जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर किसी जगह पे बहुत बड़े रीजन में वो टेस्ट सही यूज़ हो रहा था और उस रीजन में एक छोटा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे उस टेस्ट की कुछ आइटम्स सही तरह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं, इलिसिट नहीं कर पा रही हैं, उस जगह के हवाले से उसमें क्या मॉडिफिकेशन की जा सकती है, नहीं की जा सकती, वो सारी जो बहस है वो एक नई उसमें डिबेट शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, वो टेस्ट लोग इस्तेमाल करते जाते हैं, तो फिर उसके जो नेक्स्ट एडिशन आना होता है उस मैनुअल का, उस तक उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा हो गई होती है और विद कंसेंट ऑफ द ऑथर और पब्लिशर फिर वो उसमें ऐड कर दी जाती है। तो वो फिर रिवीजन का प्रोसेस जो उसकी जो मैनुअल का रिवीजन है वो एक तरह से उसमें हो जाती है। अब टेस्ट को हमने रिवाइज करना है और कब करना है और किस तरह से करना है। कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि आपको 2 साल के बाद ही रिवाइज करने पड़ते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि वो आफ्टर 100 ईयर्स भी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो बिल्कुल वैसी ही इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड कर रहे हो जैसी कि 100 साल पहले कर रहे थे। ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कौन सा है, वो पॉपुलेशन कौन सी है जहाँ पे वो टेस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, उस टेस्ट की नेचर। अगर आप कोई स्पीड को पावर टेस्ट बनाया आपने, आप कोई अचीवमेंट टेस्ट आपने बनाया है और 2 साल के बाद सिलेबस चेंज हो गया है, ऑल टुगेदर सिलेबस चेंज हो गया, तो वो टेस्ट 2 साल में ही आपका इनवैलिड हो जाएगा। जस्ट 2 इयर्स, 1 साल में भी वो इनवैलिड हो सकता है। आज आपने टेस्ट डेवलप किया है, अगले साल सिलेबस सारे का सारा चेंज हो गया, अब वो अचीवमेंट टेस्ट यूज ही नहीं हो सकता, उसकी वैलिडिटी 0 हो गई। अब आप कोई एक ऐसा टेस्ट डेवलप करते हैं जो आपके कोई कल्चरल, आपके नॉर्म्स के हवाले से, कोई कल्चरल वैल्यूज ट्रेडिशंस के हवाले से कुछ एस्पेक्ट्स को मेजर करता है। तो हमें ये पता है कि हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। हम जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहने वाले लोग हैं, हम बड़ी तेजी से इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की तरफ जा रहे हैं। हमारी कल्चरल वैल्यूज, हमारी ड्रेसिंग, हमारे रहन सहन के तरीके, हमारा तमद्दुन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो एक टेस्ट जो इन चीज़ों को, इन एस्पेक्ट्स को मेजर कर रहा होगा, वो 5 से 10 साल में अमूमन उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं। अगर एक जनरेशन 20 साल के बाद, तो उसमें लाजमी तौर पे बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। पर्सनैलिटी को टेस्ट करने वाले, टैप करने वाले एस्पेक्ट्स उस टेस्ट में शामिल हैं, या वो प्योरली आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो उसमें बहुत टाइम के बाद चेंजेस जो हैं वो आनी शुरू होंगी। वो पैटर्न्स, ट्रेंड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक खास पॉपुलेशन में वो बहुत जल्दी से चेंज, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट से वो बहुत जल्दी से चेंज नहीं होते। तो आपको एक टेस्ट की रिवीजन की ज़रूरत उस टेस्ट की नेचर के हवाले से भी पता हो सकती है कि कब हमें इसको एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए कि अभी भी ये उसी तरह से नॉर्मेटिव ग्रुप के साथ मैच करके देखते हैं कि अभी भी इंफॉर्मेशन उसी तरह से हमें मिल रही है जैसे कि मिलनी चाहिए थी, वैलिड रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और जब हमें वेरिएशंस महसूस होती हैं, फिर उस टेस्ट को रिवाइज किया जाता है। तो उसमें आइटम्स को, अगर आपने आइटम्स रिवाइज करनी है, कुछ डिस्कार्ड करनी है, कुछ ऐड करनी है, तो वो काम किया जाता है। अगर टोटली डिस्कार्ड करना है तो उस टेस्ट को डिस्कार्ड करके उसकी जगह पे दूसरा टेस्ट या उसका सेकंड वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसमें कोई ऐसी जो है वो रुकावट नहीं होती कि आप पुराने टेस्ट में से आप आइटम्स नहीं ले सकते अगर आप उसको टोटली डिस्कार्ड भी कर रहे हैं। तो आपका टेस्ट, इसमें जो सबसे बड़ा डायलेमा, जो प्रॉब्लम हमें नज़र आती है रिवीजन में, वो यही होती है कि जब ये नज़र आता है कि जी हमें दोबारा से नॉर्म्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, दोबारा रीनॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो बाज़ औक़ात उनकी रिवीजन डिले होती चली जाती है कि ये जो लेंथी प्रोसेस है, ये इसको कब इनिशिएट किया जाए, किस तरह से इनिशिएट किया जाए, तो वो उसमें थोड़ी सी वो लॉन्ग हो जाता है ये प्रोसेस, और वो टेस्ट उसी तरह से चलता रहता है। लेकिन इसको एथिकली और टेक्निकली जब उस टेस्ट की रिवीजन की ज़रूरत पड़ जाए, उसको फ़ौरन से रिवाइज कर लेना चाहिए।
आपके जो टेस्ट एंड पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपको ये नज़र आएगा कि कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो टेस्ट अगर आपने कल बनाया है तो वो आप ये कहें कि बहुत अच्छा टेस्ट है, वो बहुत वैलिड टेस्ट है, बहुत अप्रोप्रिएट टेस्ट है, आप उसकी जो एफिशिएंट टेस्ट है, आप उसके लिए जितने अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आपको, आप उसके लिए यूज़ कर लें। ये पॉसिबल नहीं है कि जो टेस्ट आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बनाया है, आप उसके लिए सारे बुरे लफ्ज़ ही तलाश करेंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे अभी हमने बात की कि आपका एक टेस्ट जो आपने अचीवमेंट टेस्ट बनाया है, वो टेस्ट अगले साल सिलेबस चेंज होने पे बिल्कुल आपकी ज़ीरो वैलिडिटी शो कर रहा होगा। तो किसी टेस्ट की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, उसको देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस हद तक वैलिड है या कितना अच्छा है। हो सकता है कोई 50 साल पुराना टेस्ट, 100 साल पुराना टेस्ट इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा हो, इतनी अच्छी हमें जो है वो असेसमेंट करके दे रहा हो कि 2 साल पहले बना हुआ टेस्ट उतनी अच्छी ना दे सकता हो। सेम नेचर में भी इस तरह की वेरिएशन हो सकती हैं। तो किसी भी टेस्ट के नए या पुराने होने से असल में बात जो है वो उसकी एफिकेसी पे फ़र्क नहीं आता, बल्कि उसकी रिजल्ट्स ये सारा कुछ हमें बता रहे होते हैं कि ये हमारे लिए कितना इन्फॉर्मेटिव है। ये एक स्केच आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जो जितना हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इनको हमने जो है वो एक ट्री में यहाँ पे रख दिया है। ये आपके पास ये डाउट्स हैं, आप इसको अगेन देख सकते हैं। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं जी। मीनवाइल आप इसको भी देखें और इस 2 मिनट्स में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें। ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर पायलट टेस्ट एक बार दोबारा रिपीट बताइएगा। पायलट टेस्ट हमने यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, एक तो टेस्ट की प्री टेस्ट आइटम हम करते हैं और एक पायलट टेस्ट करते हैं। जब आप अपने टेस्ट को एक्सपर्ट वैलिडेशन उसकी करवा ली, आपने उस टेस्ट को उसकी आइटम्स को रिवाइज कर लिया, आपने जो डिस्कार्ड करने वाली थी डिस्कार्ड कर दी, रिवाइज करने वाली थी रिवाइज कर दी, इनिशियल प्रोसेस आपके ख्याल में कंप्लीट हो गया, वो प्रोटोकॉल आपका तैयार है। तो अब एक दफ़ा वो सैंपल वो पॉपुलेशन जिस पे आपने वो टेस्ट करना है, उन लोगों को अप्रोच करके कुछ लोगों पे वो टेस्ट करके आप ये चेक करते हैं कि आपका टेस्ट यूज़र फ्रेंडली है या नहीं। अभी भी इसमें कुछ रिवाइज करने की, कोई आइटम चेंज करने की क्या कोई ज़रूरत तो नहीं है। आपने अगर एक टेस्ट डेवलप किया है और आपने उसकी टाइम लिमिट रखी है 50 मिनट या 40 मिनट, तो अब आप यूज़र फ्रेंडलीनेस जब पायलट टेस्टिंग में चेक करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या वो 40 मिनट काफ़ी थे। हमने ये जो टाइम लिमिट रखी है, सारे लोग इस टाइम में इसको इजीली कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसले तो नहीं आ रहे। वो जो आपने टेस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्या वो उनके लेवल का है? वो जो टेस्ट आपने मज़दूरों के लिए बनाया है वो उनके लेवल का है? क्योंकि आपने वैलिडेशन जब उसकी करवाई, एक्सपर्ट वैलिडेशन करवाई, या आपने खुद आइटम जनरेट की, हो सकता है कि एक्सपर्ट्स और आप अपने लिहाज से अल्फाज का चुनाव कर रहे थे, आपको ये शायद आइडिया ना हो सका कि ये लफ्ज़ किसी ख़ास तबके के लिए बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होगा, उन्होंने हो सकता है ये सुना ही ना हो। तो अब आप उस पॉपुलेशन में पायलट टेस्टिंग करने गए हैं कि आपके जो सैंपल होगा जिस पे आप अल्टीमेटली काम करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को लेके चेक कर लें कि ये